हेलो स्टूडेंट्स, दी एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 3 को, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। उस सेक्शन यूनिट नंबर 3 के इंट्रोडक्टरी वाले क्लास को, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल के गैसों के वेग और चाल के वितरण नियम के जो मेन इक्वेशंस हैं, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को, उसके एस्पेक्ट को कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को डील किया गया है, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन जैसा उसका देखा था, जो कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी था। आज हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के मेन टॉपिक का मेन मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रूफ आउट करेंगे, जो कि एग्जाम में बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक, तो ये एक अपने आप में मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, जिसे आपको आपके एक अच्छे विजुअलाइजेशन, माइंड में अच्छे विजुअलाइजेशन के आधार पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कोई फॉर्मूला लगा के उसे पुट करते गए और सॉल्व करते गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, परिकल्पनाओं पे डिपेंड करता है। इसलिए आपका माइंड उतना ओपन होना चाहिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ग्रैप करने के लिए। और स्टूडेंट, मेन पर्पस हमारा नोट्स को कंफर्ट वे में बनाने का रहता है कि बोथ ऑफ मीडियम स्टूडेंट इसके बेनिफिट को ले सकें। मेन लेकिन स्ट्रीम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया गया है, इसलिए टर्म्स हम लोग हिंदी वगैरह में यूज करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि इसे आप इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखने के लिए या किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंटेंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इट्स योर ओन वर्ड। इफ यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, देन इट इज अ वेरी इजी, यू राइट योर ओन सेंटेंस, कि जैसे हमने लिखा है कि तीनों रूप समान हैं, सो निर्भर होता है, तो ये सारी चीजें आप अपने वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। इट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेन कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप उसे इंग्लिश मीडियम की किताब से पढ़ें या हिंदी मीडियम की किताब से पढ़ें, वो डिपेंड नहीं करता। मेन है कि कंसेप्ट आपको बिल्टअप होना चाहिए। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड के डीप कन्वर्सेशन को, डीप मैथमेटिकल प्रूफ को। तो सबसे पहले हमें एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल से बने सिस्टम, जिसे गैस कहते हैं, के डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, गैसेस के समूहों के, पार्टिकल्स के समूहों के वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे रिजल्ट कंक्लूड करना है। तो उसके लिए हम एक एक्सिस को यहाँ पे इमेजिन करते हैं, और ये कोई एक्स वाई जेड एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं है, ये है हमारे वेलोसिटी स्पेस का। वेलोसिटी स्पेस कहने का मतलब है कि वेगों के चलने की दिशाएं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्भर करती हैं। तो वी सपोज है वैसे ही कि 3 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। फैलना, गैस क्या होता है, जब भी कोई गैस लीक आउट होगी तो चारों तरफ फैलेगा। ठीक, चारों तरफ क्यों बोलते हैं, तीनों तरफ क्यों नहीं बोलते भाई? अगर हम लोग एक्सिस ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो तीनों तरफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, चारों तरफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक और पैरामीटर टाइम को उसके साथ कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट इस सब की बात नहीं हो रही है। 4 डायरेक्शन कहने का मतलब है कि 4 टाइप के वेरिएबल एक्स वाई जेड एक्सिस एंड अ टाइम कोऑर्डिनेट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी स्पेस कहने का मतलब है कि टाइम को ना कंसिडर करते हुए जो 3 डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंडेशन का है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी स्पेस पे एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे लिया हुआ है। हम कंसंट्रेट हैं कि इस छोटे से एरिया में हमारे कितने पार्टिकल जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे जाते हैं, और क्या उनके स्पीड या वेलोसिटी का हो सकता है। ये वाला सिस्टम, ये जो एक्सिस आप इमेजिन करते हैं, ये अपने आप में आइसोट्रॉपी है। आइसोट्रॉपी कहने का है कि किसी भी, चाहे पॉजिटिव एक्सिस में हो चाहे नेगेटिव एक्सिस में हो, पार्टिकल्स के मूव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो समान है। वो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव तरफ वो कम जाएगा, नेगेटिव तरफ ज्यादा जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी वहां पे कंसेप्ट नहीं है। तो आइसोट्रॉपी कहने का मतलब आप ध्यान रखें कि एक समान, सब तरफ की संभावनाएं एक जैसी हैं, हम ये मान के चलते हैं। कुछ परिकल्पनाएं हमने जब इसके मेन इंट्रोडक्टरी फॉर्म में मैक्सवेल ने बनाने से पहले कुछ की हैं, उसे फिर से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कि हम कैसा गैस इमेजिन कर रहे हैं, आइडल गैस इमेजिन कर रहे हैं, जो कि संतुलन में है। संतुलन में कहने का मतलब जो यूनिट नंबर 1
और 2 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इन सब के बीच जो भी एक अल्टीमम स्टेट है इक्विलिब्रियम का, वैसा कुछ सेटअप है उसका। और दूसरी परिकल्पना क्या है यहाँ पर? दूसरी परिकल्पना कि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास, बहुत सारे कण हैं। फिर टक्करें लचीली हैं, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। और आइसोट्रॉपिक है, हर तरफ टक्कर होने की संभावनाएं भी एक समान है। और वेलोसिटी कंपोनेंट Vx, Vi, Vz इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, समान वितरण रखते हैं। तो ये कुछ थॉट्स अपन मान के चलेंगे। अब इस छोटे से वेलोसिटी स्पेस में चूंकि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो बहुत सारे पार्टिकलों का एक जगह पे पाए जाना आपको एक डेंसिटी का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि कितना घनत्व है। ठीक, जैसे 10 पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल है और पार्टिकल है और पार्टिकल है, ऐसा एक छोटे से एरिया में कितने ज्यादा पार्टिकल आप पुट करेंगे तो उसकी जो टर्म आएगा वो कहलाएगा डेंसिटी। तो हम डिफाइन करते हैं कि एक फंक्शन जो कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक फंक्शन v जो कि Vx, Vy, Vz कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक जॉइंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेगा? तो जॉइंट डेंसिटी एक फंक्शन फाई Vx, Vy, Vz के अकॉर्डिंग, x एक्सिस के अकॉर्डिंग Vx वेलोसिटी, y एक्सिस के अकॉर्डिंग Vy वेलोसिटी, z एक्सिस के अकॉर्डिंग Vz वेलोसिटी के संयुक्त रूप को जब आप कंबाइन कर देंगे, चाहे आप एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट लें या कुछ, तो एक आपको कंबाइंड डेंसिटी, संयुक्त घनत्व मिल जाएगा। अब चूंकि हम जो ले रहे हैं जो सिस्टम वो आइसोट्रॉपी है, मतलब x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन और सिमिलरली उनके नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो एक समान है, इसीलिए सिस्टम आइसोट्रॉपी है। तो भाई यहाँ पर x, y, z ये तीनों की संभावनाएं या रूप आइसोट्रॉपी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक समान है। तो हम यहाँ पे इसको एक सिंगल फंक्शन से, कैपिटल f के फंक्शन से डिफाइन करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन हमारा, ये वाला इक्वेशन इस कैपिटल एक्स वाई जेड के जगह पे कैपिटल एफ, कैपिटल वाई, कैपिटल एफ 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 हो जाएगा। कंडीशन क्या है? आइसोट्रॉपी कंडीशन की वजह से इसे आपको पहला इक्वेशन नाम देना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्टिकल की डेंसिटी डिफाइन की है और आइसोट्रॉपी के कंडीशन से हमारे इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड किया है। नाउ द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू की थिंकिंग क्या है? आइसोट्रॉपी जो होता है वो केवल वी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के कंबाइन से जो बनता है उस पर डिपेंड करता है, मत क्योंकि माध्यम हर दिशा में एक समान है। ठीक, मतलब ये नहीं कह सकते कि मीडियम कहीं पे पॉजिटिव है, मीडियम कहीं पे नेगेटिव है, ऐसा तो नहीं कह सकते भाई। अगर सिंपल सा मीडियम है आपके पास, पानी है, तो उसका हमने एक आइडियल कंडीशन लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रास्ता कहीं पे उतार चढ़ाव भरा है। अगर आप मैकेनिक्स की बात करते हैं कि कोई बॉल किसी सड़क पे रोल आउट हो रही है, तो आइसोट्रॉप कहने का मतलब है बॉल चाहे आगे जाए या पीछे जाए, जो पाथ है आपका वो सब तरफ से एक समान बना हुआ है। मतलब ये नहीं कि एक तरफ चढ़ाई है, एक तरफ ढाल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं है, मतलब वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर कहने का मतलब यदि आप माइनस वी डायरेक्शन में भी जाते हैं तो भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, यदि आप प्लस वी डायरेक्शन में जाते हैं तो भी प्लस मिलेगा। इसलिए हमने उस फंक्शन को वी स्क्वायर ले लिया है कि जो आइसोट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो वी स्क्वायर, मतलब सब तरफ से एक समान के कंसेप्ट को होल्ड आउट करता है। सो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर सम ऑफ वेलोसिटी निर्भर करता है, क्योंकि माध्यम हर दिशा में एक समान है। ये हमारी परिकल्पना के आधार पे हमने लेके चला है। मतलब ये जो फंक्शन फाई है हमारा, वो सिर्फ किस पे निर्भर करेगा जी? वी स्क्वायर पे निर्भर करेगा। ठीक, किस कंडीशन की वजह से? आइसोट्रॉपी की वजह से। इसका मतलब ये जो फंक्शन फाई वी एक्स वी वाई वी जेड स्क्वायर है, उसे हम एक नए फंक्शन साई से डिनोट करते हैं। यहाँ एक डिफरेंट 3 पार्ट के फंक्शन से डिफाइन किए, यहाँ पर उसको कंबाइन किए, और यहाँ पे चूंकि वो वी स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा आइसोट्रॉपी की कंडीशन की वजह से, इसलिए एक नए फंक्शन साई लेटर से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि टर्म्स किससे मिलके बनेगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर से। ठीक, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे कि उसी कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 भी रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी कंडीशन को इक्वेशन नंबर 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देन by this both equation you get a another condition
कि एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड द कंबाइंड डेंसिटी टर्म, संयुक्त घनत्व टर्म इक्वल टू एक आइसोट्रॉपी फंक्शन के इक्वेट में साइन, इस लेटर को साइन कहते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक हम ये इक्वेशन नंबर 3 लेके आएंगे हमारे डेंसिटी और आइसोट्रॉपी के कंसेप्ट से। तो आई होप यहाँ तक तो आप आसानी से निकाल लेंगे। थोड़ा सा याद करने जैसे लगेगा जरूर, लिख लिख के 3-4 बार जब आप बनाएंगे तब जाके इस डेरिवेशन को आपके माइंड में फिट आउट कर पाएंगे। और हमेशा आपको विजुअलाइज करना उन चीजों को जरूरी है जिनके आधार पर इसे सॉल्व किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 3 को के बोथ ऑफ साइड में हम लॉग लेते हैं। यहाँ पे बाकी चीजें जो हो रही हैं वो मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। ठीक, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो भाई एक तरफ का फंक्शन हमारा इनटू में था, ये वाला देखिए जरा सा, ये वाला फंक्शन तो इनटू में था, तो वो लॉग लेने की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे लॉग का इफेक्ट यहाँ पर होगा और लॉग का इफेक्ट यहाँ पर होगा। तो देखते हैं दोनों टर्म में आपको क्या लेना है, लॉग लेना है। तो ये वाला टर्म लॉग एफ वी एक्स प्लस लॉग एफ वी वाई प्लस लॉग एफ वी इज इक्वल टू लॉग दिस टर्म। और हम एक एक करके एक एक डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। तो हम इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन को पहले वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल vx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो vx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो दिट इज योर ऑपरेटर d अपॉन dvx बोथ ऑफ साइड। तो देखिए जरा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जो फंक्शन y वाले हैं वो जीरो हो जाएंगे, मतलब ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा आपका। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लॉग x, और अगर फंक्शन का फंक्शन है तो लॉग एफ वी एक्स फंक्शन का फंक्शन है तो 1 अपॉन एफ वी एक्स और एफ डेस वी एक्स यहाँ इस टर्म से मिलेगा आपको। इज इक्वल टू में ये पूरा फंक्शन लॉग के साथ है तो 1 अपॉन साइन, इतने को वी स्क्वायर लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये साइन वी स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 अपॉन साइन वी स्क्वायर और साइन डेस वी स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन ऑफ का फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो वी एक्स स्क्वायर का 2vx भी होगा और वी वाई वाले टर्म और वी जेड वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 4 मिला। यहाँ पर फिर से अब आपके जो हमने मान के चले हैं उन चीजों का कंसेप्ट फिर से आएगा, विजुअलाइजेशन आपका। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ तक मिल गया है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि जो फैक्टर वी एक्स है, ये वाला जो सिर्फ वी एक्स आया है 2vx, ये तो वी एक्स पर डिपेंड करता है, वी एक्स के प्रोपोर्शनल है। बट ये जो फैक्टर आया है हमारा साइन डेस अपॉन साइन फंक्शन, ये केवल और केवल वी स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक, ताकि यह समानता हर वी वाई वी जेड अर्थात हर वी स्क्वायर के लिए सही रहे। इसलिए चूंकि ये आइसोट्रॉपी का कंडीशन है और साइन वाला जो फंक्शन है वो वी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, बोथ ऑफ, चाहे पॉजिटिव एरिया में जाइए नेगेटिव एरिया में जाइए, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, ये वाला चीज बदलेगा नहीं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये जो फंक्शन है साइन डेस अपॉन साइन, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, वो उसे क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर ये साइन डेस अपॉन वी स्क्वायर को अगर आप एक नए नोटेशन एस से डिनोट करते हैं तो साइन डेस एस अपॉन साइन एस को एक कांस्टेंट नया हम लोग मान लेते हैं, उसका नाम है हमारा अल्फा। और यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना है, ये माइनस साइन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है। आगे चल के जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग जाते हैं तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म्स आते हैं, और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जो फॉर्म्स हैं, जो बीटा फंक्शन गामा फंक्शन ये सब का जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो टर्म होता है वो माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। तो इसको जब बनाया जा रहा होगा, इसके बारे में जब मैक्सवेल के टाइम में इसको सोचा जा रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से उन्होंने माइनस लेके चला, शुरू उन्होंने प्लस लेके चला होगा, लेकिन आगे जाके जब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया होगा तो फिर उन्होंने उस कांस्टेंट को नेगेटिव साइन के साथ अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं। तो हम आइसोट्रॉपिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली चीज एक कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, क्योंकि वेरी नहीं करेगी, ये फंक्शन वेरी नहीं करेगा, जो साइन फंक्शन है वो आइसोट्रॉपी पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे एक इसे फंक्शन कांस्टेंट अल्फा के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। ठीक, इसमें छुपा हुआ फंक्शन क्या है अगर उसे आप निकालना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिवर्स मोड में चला के ये आपको मिल जाएगा। ठीक, रिवर्स मोड में चला के मतलब ये फंक्शन अगर ऐसा है
कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि log psi s is equal to a constant, something any type of constant, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा जी? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन साइन ऑफ एस एंड साइन डेस ऑफ एस इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मिला है तो कांस्टेंट, इस तरह से कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग एक और कांस्टेंट यहाँ पर ले लिया है हमने, जीरो नहीं कर रहे हैं उसको ना, एक कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसके इक्वल टू में ही यहाँ पर कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे हमने अल्फा लिखा हुआ था, यही है। तो इसको जब रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे लेके जाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा लॉग के फॉर्म में, और ये वाला लॉग अगर यहाँ पे आता है तो साइन ऑफ एस आप लिख सकते हैं ई टू द पावर समथिंग, तो ई टू दी पावर ये जो समथिंग जो आया हमारा क्या आया था पहले अल्फा, तो अल्फा ऐसे करके, और नेगेटिव साइन के साथ ये वाला, और एक वेलोसिटी का जो टर्म है, जो जो भी वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आएगा ऐसा एक फंक्शन के फॉर्म में का डिफाइन करना है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 आया है उसमें ये वाला जो टर्म है ये अपने आप में एक कांस्टेंट के रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वैल्यू होगी माइनस अल्फा। तो हम ले जाके अब इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा सॉल्यूशन। उस चीज को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने से हमारा इक्वेशन नंबर 4 कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट की, एफ डैश अपॉन वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा टू वी एक्स। ये देखिए ये चीज सेम है यहाँ पर, इसके जगह सिर्फ हम लोग माइनस अल्फा पुट कर रहे हैं, वो कहाँ के आया, यहाँ के रिजल्ट से आया है। तो इक्वेशन नंबर 4 कन्वर्ट आउट हो गया, और उसे अगर इसी रिवर्स मोड में अब अगर आप चलाएं, अब ध्यान दीजिएगा, इसे अगर आप अब रिवर्स मोड में चलाएंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर ये लॉग वाला फंक्शन होगा जो कि डिफरेंशिएट होके ये मिला होगा, तो डिफरेंशिएट होके जो फंक्शन मिला है उसे मैं रिवर्स मोड में चला रहा हूँ, तो इस तरफ के टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log f प्लस वी एक्स, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन वी एक्स एंड एफ डेस वी एक्स मिलने वाला है, इज इक्वल टू लॉग इधर भी आता, कहने का तात्पर्य है कि लॉग वाला टर्म सॉरी माइनस अल्फा टू वी एक्स, तो टू वी एक्स कैसे आया होगा, ये चूंकि वी एक्स स्क्वायर रहा होगा तब तो डिफरेंशिएट होकर वो वी एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तब टू वी एक्स आएगा, तो ये वाला टर्म हम रिवर्स मोड पे जा रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं, और चूंकि रिवर्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कुछ और कांस्टेंट रहा होगा जो कि इसके इसको डिफरेंशिएट करने से जीरो हो गया होगा, ऐसा टर्म ऐसा, तो इसका रिवर्स मोड ऑफ ऐसा लिखेंगे आप, तो ये आपको मिल गया। अब चूंकि इस लॉग के एक्सप्रेशन को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो आप लिखेंगे एफ वी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा वी एक्स स्क्वायर, ये वाला पद तो मिलने वाला है आपको, ये वाला टर्म, और प्लस ये कांस्टेंट था, ठीक, ये वाला कांस्टेंट, तो ई टू दी पावर में कांस्टेंट, तो ये टर्म कंप्लीट एक जो कांस्टेंट इफेक्ट है उसको दर्शाने के लिए कंप्लीट मल्टीप्लाइड टर्म एक कांस्टेंट ए को डिफाइन कर दिया है जो कि माइनस अल्फा वी एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। आपका टारगेट है इस टर्म को देखना जिसमें वो साइन फंक्शन वाला कांस्टेंट आया है और वेलोसिटी वाला टर्म आया है, तो इस फंक्शन को जब हम सेट आउट करेंगे, फंक्शन प्राप्त करेंगे, जो मैं यहाँ पे करने की बात कर रहा था, ये जो इस तरह से जो हमने किया वही चीज जब यहाँ पे करेंगे आप तो आपको ये मिलने वाला है, तो एक हाइपोथेटिकल एडजस्टमेंट है। तो इक्वेशन नंबर 4 से को रिवर्स आउट में लॉग के फॉर्म में लाएंगे तो ऐसा मिलने वाला है, जब इसे आप यहाँ पर लॉग यहाँ पे आने वाला है तो ये मिलने वाला है, एक और कुछ कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट को एक कंप्लीट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन टर्म में लेके एक नए कांस्टेंट ए से डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक ए तो कांस्टेंट है एक, और एक अल्फा भी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त करना आपको यहाँ तक कठिन नहीं होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 5 भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अब इसी तरीके से ये अभी हम जो इक्वेशन नंबर 5 निकाल के आए हैं वो किसके लिए है जी, एफ वी एक्स के लिए। इसी तरीके से जब उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन ऊपर हमारा दिया है कहाँ गया जी, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 को जब आप लॉग लेने के बाद वी वाई के रिस्पेक्ट में
और फिर वी जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर से यही सेटअप जब लगाओगे, फिर से यही सेटअप जब आप लगाओगे अल्फा वाला कांस्टेंट वाला, तो आपको एफ वी वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा वी वाई स्क्वायर, और सिमिलरली एफ वी जेड इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा वी जेड स्क्वायर मिलने वाला है। तो तीनों प्रकार के चीजों के लिए आपने मान निकाल लिया, 1, 2 और 3। तो कंबाइन फंक्शन इस तरह, जो हमारा साई था, जो फंक्शन था, वो किस तरह से अपना रूप बदल लेगा, किस तरह से वैल्यू प्राप्त कर लेगा कि साई एफ एफ वी एक्स, एफ वी वाई और एफ वी जेड कंबाइन फंक्शन क्या मिल जाएगा आपको। ये जब तीनों टर्म को आप रखें, क्योंकि हमारा मेन डेंसिटी फंक्शन कैसे बना था जी, यहाँ देखिए हमारा इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन नंबर 1 ये है मेन डेंसिटी फंक्शन। तो हम एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड तीनों कैलकुलेट करके जब इसमें पुट आउट करेंगे, तो हमें मिलने वाला है ये जो अपकमिंग रिजल्ट है, ये वाला। क्योंकि ए 3 बार आएगा, तो ए क्यूब ई टू द पावर माइनस अल्फा और ब्रैकेट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, क्योंकि एवरी टर्म कंटेन द एक्सिस कंपोनेंट ऑफ इस। तो ऐसा मिलने वाला है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर लिख सकते हैं, देन यू गेट अ दिस इक्वेशन। तो आवर डेंसिटी फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन इज कन्वर्टेड a cube into e to the power minus alpha v square where the constant a and alpha are present। तो अब हमारा टारगेट इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना है, जहां पे a एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और अल्फा एनर्जी टर्म को कंटेन करता है, क्योंकि आइसोट्रॉपी के कंडीशन से आया था। और अगर मीडियम एक जैसा है सब तरफ, इसका मतलब ये होता है कि उस मीडियम की एनर्जी सब तरफ एक समान है, उस तरह से लिया जाता है। तो अब इन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो नियतांक ए एवं अल्फा का जब निर्धारण है, हम नॉर्मलाइजेशन का मेथड और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के मेथड से करते हैं। ए का मान निकालने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मेथड कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है, ठीक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे, 3 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, तो उसे अगर किसी फंक्शन के बीच में आप कोई भी वैल्यू है, उस फंक्शन को अगर आप उसके कॉन्जुगेट और उसके फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू यदि आपको 1 मिलती है, तो उसे कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक, और इसको स्पेसिफिक नोटेशन में ऐसा भी लिखा जाता है, इस तरह के ब्रैकेट नोटेशन से, कि जब आप इसकी वैल्यू निकालें और उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो तो नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। ठीक, आएगा, आप जब आप आगे चल के मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। तो हम इसे करने वाले हैं कुल मिला के इक्वेशन नंबर 6 को, ये हमारा फंक्शन है, और इक्वेशन नंबर 6 में हम लगाने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन। तो देखिए जरा कैसे आएगा। तो 3D में नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक्सिस कुछ उस तरह से डिफाइनेड है ऐसा। हमने एक छोटा सा 3D एलिमेंट इमेजिन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक, अपने वो एक्चुअल वाले ग्राफ में यहाँ पर, तो उसमें वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों जुड़ा हुआ है। तो भाई 3D में ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन dvx, dvy, dz, dvz तीनों के ऑपरेटर और फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकली थी, ये जो अभी जस्ट इक्वेशन नंबर 6 आप निकाल के लाए थे, वो है आपकी फंक्शन की वैल्यू। ये है a क्यूब e टू द पावर अल्फा v स्क्वायर विथ माइनस साइन, देन यू पुट हियर। तो चूंकि 3 बार आएगा dvx, dvy, dy तीनों का, तो उसको हम लोग लिख लेंगे dvq वॉल्यूम एलिमेंट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसा पुट आउट करके हमें गॉसियन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ये याद करके चलना पड़ेगा आपको ना, प्रमाणिक समाकलन से इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप इसका डीप इंटीग्रेशन करने बैठेंगे, तो यहाँ से इसको पाना अपने आप में मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 1-2 पेज जाएगा। ठीक, तो उतना नहीं करना है हमको, ये आपको एक ऑथेंटिक इंटीग्रेशन के कंसेप्ट वाले मेन रिजल्ट में मिल जाएगा मैथ्स के कंसेप्ट में। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स की जो वैल्यू है पाई बाई अल्फा आती है। तो भाई यहाँ पे ये वाली जो टर्म है और 3 बार के ये जो इंटीग्रल टर्म है, जो एक्स वाई और जेड को लेते हुए है, तो ये 3 बार आएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है
इसकी वैल्यू आने वाली है पाई बाई अल्फा रूट में, पाई बाई अल्फा रूट में, पाई बाई अल्फा रूट में 3 बार। तो इसलिए ये और इक्वल टू में 1 है और a क्यूब अपने जगह पर है, तो a क्यूब स्क्वायर रूट पाई बाई अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। पावर 3 दोनों तरफ से कटेगा क्योंकि यहाँ भी आप 1 की पावर 3 लिख सकते हो। एंड फाइनली यू हैव a स्क्वायर रूट पाई बाई अल्फा और a का मान आप अल्फा बटे पाई का रूट लिख सकते हो। तो आपने एक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली कि भाई जो हमारा a है उसका मान अल्फा बटे पाई है और या तो घात में लिखेंगे तो अल्फा बटे पाई की घात 1/2 है, रिवर्स होके। तो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, कहाँ से आया? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से, ये याद करके चलना पड़ेगा। ठीक, ये वाले पोर्शन को। फिर आगे अब हमें दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि क्या है? अल्फा है। और अल्फा शुरू में किससे जुड़ा हुआ था जी? आइसोट्रॉपिक कंडीशन से। और आइसोट्रॉपिक किस चीज को बोलते हैं? मीडियम के एक जैसे होने को। ठीक, सममित या आइसोट्रॉपिक कंडीशन। तो वो कहाँ से आएगा? एनर्जी के टर्म से आएगा। तो एनर्जी का टर्म अगर सब तरफ एक समान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है तब आइसोट्रॉपिक का कहलाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो अल्फा का ए का मान आप निकाले हैं उसको ले जाके इस इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम रख देंगे, यहाँ पर ए का मान यहाँ रख देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगा, उसी को यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। तो ये देखिए वहाँ पे ए का मान रखने के बाद हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इस तरह से। अब हमें अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान निकालने के लिए हम कंसेप्ट का यूज करेंगे आदर्श गैस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, वो 3/2 केबीटी होता है। इसको बोलते हैं ऊर्जा का समविभाज नियम। ये आगे टॉपिक में भी है, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम या एक्सिस के अकॉर्डिंग गैसेस के हर अणु परमाणुओं की ऊर्जा कितनी होती है। तो 1/2 mv² गैसेस में चूंकि केवल केवल काइनेटिक एनर्जी ही होती है, तो उसका एवरेज जो हम लोग निकालते हैं, ये जो नोटेशन है, ये वाला जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, ये एवरेज को दर्शाता है। और ये मैथमेटिकल, ये कोई सिंपल ऑपरेटर नहीं है, या लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं है। ठीक, तो वन अगर किसी गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस में कोई स्थितिज ऊर्जा होती नहीं है, कि वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो थियोरेटिकली इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग वो 3/2 केबीटी होता है, ये इसका कहना है। तो यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में m मिल जाएगा। तो 3 kBT डिवाइड बाय m, वही लिखा है यहाँ पर, ये वाला। अब आपको इस चीज को समझना है, इस वाले टर्म को। ये वाला टर्म लिखने का मतलब होता है कि फंक्शन के साथ पर्टिकुलर थिंग का आपको एवरेज निकालना है। मतलब अपने आप में ये टर्म इंटीग्रल टर्म है। यहाँ पे इसको गॉसियन टर्म बोलते हैं। गॉसियन टर्म मतलब इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ लिखा है ना कि vx² की वैल्यू 1/2 अल्फा आती है। तो कैसे आती है? इसका मायने जो होता है मैथमेटिकली, वो ये होता है कि अगर ऐसा लिखा है फंक्शन के टर्म में, उसका मतलब है एवरेज निकालना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वी स्क्वायर, क्योंकि वी को ले रहे हो आप, और फंक्शन जो था आपका, तो फंक्शन क्या था जी? ई टू द पावर माइनस अल्फा वी एक्स स्क्वायर, और ऑपरेटर है डी एक्स, क्योंकि ये मेन इक्वेशन में आया था वो, ये वाला, डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू माइनस अल्फा वी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इतना भर लिखने का तात्पर्य ये होता है, कहने का मतलब ये अपने आप में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब ये अपने आप में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। फॉर्मूले इनके कुछ मान होते हैं, तो इसका कुछ मान है भाई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। हमने अब भी निकाला था कि ये पाई बटे अल्फा होता है, देखिए ऊपर में। इस तरह का अगर इंटीग्रेशन आपको मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? पाई बटे अल्फा। और यदि आपका इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है, प्रमाणिक समाकलन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर इस तरह से है तो इसका मान होता है 1/2 अल्फा अंडर रूट पाई बटे अल्फा। ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो ये चीज आपको याद रख के चलनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये याद, इतनी सारी चीजों को मैथमेटिकल ना पुट करके हम ये बोलते हैं। अब चूंकि अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो क्या लिखोगे जी? ये लिखोगे। और डिवाइड बाय में इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा? पाई बटे अल्फा पुट करूंगा। और पाई बटे अल्फा कैंसल आउट होगा। तो कुल मिला के
इस v की वैल्यू आपको मिलने वाली है 1/2 अल्फा। तो ये एक्सप्लेनेशन है और ये रिजल्ट है। तो भाई गॉसियन सरफेस के एक डिटेल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, अच्छा ये Vx है, Vx के टर्म में लूंगा तो Vx है ना, Vx के टर्म में इसका मान होता है 1/2 अल्फा। तो v स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि v स्क्वायर जो है Vx के स्क्वायर, Vy के स्क्वायर और Vz के स्क्वायर से मिलकर बना है भाई। तो 3 बार 1/2 अल्फा, तो 3/2 अल्फा। ठीक, तो 3/2 अल्फा इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, यहाँ पर 3/2 अल्फा हमने किसकी वैल्यू निकाली है, वी स्क्वायर की। और ये इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरम बोलता है कि इसका मान 3 kBt अपॉन m होता है। तो 3/2 अल्फा इज इक्वल टू 3 kBt अपॉन m, एंड फाइनली यू हैव 3 कैंसल आउट। अल्फा की वैल्यू आपको मिलने वाली है m अपॉन 2 kBt, जहाँ m मास है गैस के मॉलिक्यूल का, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। तो अब इस अल्फा कांस्टेंट की वैल्यू आपने स्पेसिफिक टर्म्स में ढूंढ ली है। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई और अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो अब उसे ले जाके हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 7 अभी कन्वर्ट हुआ था जस्ट ये वाला, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन जो था, ई के जगह अल्फा के जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा और वी के जगह वैल्यू पुट करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक, क्या आया था हमारा एक्सप्रेशन, पाई बटे अल्फा था, ये वाला देखिए, ये सॉरी अल्फा बटे पाई था, और अल्फा के जगह हमने कुछ वैल्यू निकाल के आया है यहाँ पर, ये वाला m/2 kBt। तो उसे पुट करके जब वो ओवरऑल पावर वहां पर कितना था, 3 था, और 1/2, तो ये मिलने वाला है e की पावर माइनस अल्फा। तो अल्फा के लिए m 2 kBt इसके बटे में है, और चूंकि v स्क्वायर था तो v स्क्वायर को हम लोग vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन आप निकाल के लेके आए हो, ये फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो घनत्व को बताता है, पार्टिकल्स की डेंसिटी को बताता है, और इसमें आने वाले टर्म सारे टर्म फिजिकली अवेलेबल टर्म है, मास है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी vx vy vz के कंसेप्ट में। ठीक, अब इससे हमको वेलोसिटी निकालनी है या इससे हमें स्पीड का कैलकुलेशन करना है। तो यहां तक प्राप्त करना एक ठीक ठाक मैथमेटिकल टास्क है, जिसमें आपको कुछ टर्म्स को याद करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप नॉर्मल किताबों में देखेंगे तो आप ग्रैप नहीं कर पाओगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज आया है। ये वाला मैथमेटिकल पोर्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया है। आपको याद करके चलना है कि vx स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 1/2 अल्फा। एक्सप्लेनेशन ये है इसका, ऐसा लिखने का तात्पर्य होता है ऐसा इंटीग्रल फॉर्म, और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक डिफाइंड है, जिसको पुट आउट किए हैं तब जाके ये 1/2 अल्फा मिला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई आपको अब फंक्शन मिल गया, फंक्शन मिल गया तो वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो अब स्पीड का कैसे डिफाइन करेंगे जी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइटल तो स्पीड का है ना। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो आप एक ऐसा आयताकार स्पेस चुने थे ना, उसकी जगह हमें एक स्फेरिकल स्पेस चुनना पड़ेगा। ऐसा चुने थे पहले हम लोग स्पेस अपना, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन वो आया है। तो फंक्शन हमने निकाल लिया है कि कैसे व्यवहार करेगा, कि स्पेस में कैसे वो चलेगा फिरेगा, उसका चरित्र या फंक्शन प्रॉपर्टी आपने फाइंड कर लिया है। अब उसकी दिशा कैसी होगी, कितना अमाउंट में आगे बढ़ेगा, वो निकालना है। उसको निकालने के लिए हम लोग एक स्फेरिकल स्पेस का इमेजिन करते हैं। स्फेरिकल स्पेस का इमेजिन करते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप अंधेरे में अगर टॉर्च जलाते हो, तो टॉर्च जलाते हो तो उसका जो बीम है वो एक स्फेरिकल एरिया कवर करते हुए जाता है। ठीक, तो स्पीड उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। मैं स्पीड निकालना चाह रहा हूँ, गैस का फैलाव नहीं सोच रहा हूँ। अगर फैलाव सोचूंगा तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस में कहीं भी फैलने लगेगा, तो फैलने को स्पीड नहीं बोलते हैं हम लोग। गैस के मॉलिक्यूल्स का स्पीड का कहने का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए। वेग कहने का मतलब है कि कोई पार्टिकल किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए, तो जाने के लिए जो पाथ वो ओबे करेगा वो कहलाएगा एक स्फेरिकल सरफेस रहेगा। और वेलोसिटी के रेडियस टर्म में एक स्मॉल वेलोसिटी से इंक्रीज होते हुए वेलोसिटी में वो एक स्फेरिकल एरिया को, एक गोलाकार एरिया को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा, जैसे लाइट की बीम आगे बढ़ती है अंधेरे में, है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई वो किस नियम से जाता है, तो जो फंक्शन निकाले हैं वो उसके जाने का नियम है।
और जाने के लिए क्या चीज़ को कवर करता है, तो एक स्फेरिकल एरिया को कवर करता है। तो स्फेरिकल एरिया को जो कवर करता है, वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा या उस स्फेरिकल एरिया का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो गोले का सतही क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, कि अगर इस गोले का रेडियस v है, वेलोसिटी स्पेस में है, याद रखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिमाग में मिक्स मत करिएगा। तो इस वेलोसिटी के रेडियस के अगर हम लोग स्फीयर का इमेजिनेशन करते हैं, तो उसके सतह का या आगे बढ़ते हुए उसका वेलोसिटी सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई वी स्क्वायर। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके गुण से या उसकी प्रॉपर्टी से, मतलब जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है, ये जो निकाल के लेके आए हैं, ये उसका व्यवहार है आगे बढ़ने का। तो इस फंक्शन को उस पर्टिकुलर क्षेत्र के क्षेत्रफल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन या फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ स्पीड बोल लीजिए इसी को, वो मिल जाती है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। तो भाई ये v पे निर्भर करता है और ये सेल के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। dv अपनी जगह पर है। तो 5v आप इससे जस्ट पहले निकाले हुए हैं, उसमें सिर्फ 4 पाई वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था उसमें 4 पाई ऐड हो जाएगा, वी स्क्वायर ऐड हो जाएगा और माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी, ये तो पहले से था ही। ये देखिए ये वाला माइनस एम, ये वी है, ये 2 के बी टी, यहाँ पे वी स्क्वायर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 4 पाई ऐड हो जाएगा। और ये जो निकल के आएगा आउटपुट फंक्शन, ये कहलाएगा हमारा मैक्सवेल के चाल का वितरण नियम। चाल का सूत्र नहीं है ना मैक्सवेल के, उसका वेग का, वेलोसिटी कहें या फिर चाल कहें, उसका नियम बताएगा ये। और उससे पहले वाला जो फाई जो निकाल के लेके आया था, वो उसके व्यवहार को बता रहा था कि वो किस तरह से एक तरफ अपने आप को डिफाइन करेगा। तो एक माध्यम में आगे बढ़ने के लिए स्फेरिकल स्पेस की इमेजिनेशन के साथ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एफ वी 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी टू द पावर 3/2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल या ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी से हम डिफाइन करेंगे। दिस इज योर मेन इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहीं कहीं किताबों में पीसी भी लिखा जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रायिकता का फलन कहते हैं। गैसों के मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन कहते हैं इस पर्टिकुलर मेन इक्वेशन को। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, ये देखिए। अगर टेम्परेचर T1 है तो ग्राफ एक समय पे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर घटेगा, घटते हुए चले जाएगा। यदि आप ताप T2 पे हैं तो हाइट कम हो गया है ग्राफ का। यदि आप ताप ताप T3 पे हैं तो हाइट कम हो गया है ग्राफ का। लेकिन दूर स्थानों पे गैसों के पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रायिकता का कुछ अवेलेबिलिटी है और ये स्पीड है। हमने कल एक एप्लेट वाले प्रैक्टिकल आपको पिछले वीडियो में वो भी दिखाया था मैंने, कि कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते थे तो उसकी वैल्यू बदलती थी। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी-कभी ये पूछा जाता है कि ये कौन सा सही है। तो T1 इज लेस देन, जितना ऊंचा ग्राफ उतना कम ताप और जितना छोटा ग्राफ उतना ज्यादा ताप। तो T3 टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और T1 का टेम्परेचर सबसे कम है। ठीक, अब इसके आधार पे, ये तो फंक्शन है आपके वेलोसिटी का, आपको इसके आधार पे ये पता लगाना है कि गैस इस फॉर्मूले के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करनी है कि ये क्या-क्या बताता है आपको, कि फंक्शन ऑफ v इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी टू द पावर 3/2 v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी क्या बताता है। तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन है। तो देखिए अगर v जीरो होगा यहाँ पर अगर v जीरो है तो एफ वी भी जीरो मिलेगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब आपको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब जीरो है अगर तो जीरो, कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। आगे जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, वी स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो ये पैराबोलिक फॉर्म में बढ़ रहा है, देखिए पैराबोला। एक टाइम के बाद यहाँ पे माइनस ई टू द पावर वाला टर्म है, मतलब एक टाइम के बाद मोस्ट अल्टीमम स्टेट लेने के बाद ये तेजी से नीचे की ओर घट रहा है और तेजी से नीचे की ओर घटने का जो पोर्शन है वो किसके थ्रू आ रहा है, इस टर्म की वजह से आ रहा है, इस टर्म की वजह से। और ये पैराबोलिक टर्म जो ऐसे इंक्रीज होने वाला टर्म है हमारा, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये वी स्क्वायर वाले टर्म से आ रहा है। क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है जी, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, y इज इक्वल टू 4ax 4a, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax 4ay ऐसा करके। तो स्क्वायर वाला टर्म पैराबोला, ये तो कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। एक्सप्रेशन में तो है पर ग्राफ ऐसा है। तो उसी का डिस्कशन है, देखिए जरा यहाँ पर, उसको आपको पॉइंट जरूर लिख के आना रहेगा एग्जाम में, ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है।
V0 है तो NV0 है, कोई पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। NV मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी भी 0 है। कम वेग है यदि भाई V बहुत छोटा है, तो एक्सपोनेंशियल मान छोटे मानों के लिए 1 मिलेगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज को एक्सपैंड करोगे अगर, तो ऐसा एक्सपैंड करते हैं और इधर के पद V के छोटे मानों के लिए नेगलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो सिर्फ 1 मिलता है। तो छोटे भाग के लिए आपके इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का प्रभाव नेग्लिजिबल रहता है। तो प्रभाव सिर्फ किसका रहता है? वी स्क्वायर का, जो कि कैसा शेप बनाता है जी? पैराबोला शेप बनाता है। ठीक, v का मान यदि बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉस फॉर्म में जाता है और कम होते चले जाता है। तो ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूले का ऐसे पॉइंट में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, वक्र का जो उच्चिष्ट मान है, मैक्सिमा, वो सर्वाधिक प्रासंभाव्य चाल को प्रदर्शित करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको VMP से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इस ग्राफ में जो ये टॉप का पोजीशन है, ये वाला, ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की सबसे अधिक एरिया है और सबसे अधिक वेलोसिटी भी है। यहीं पे उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, जिसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है। तो मैथमेटिकली अगर मैंने आपको फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा, आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैक्सिमा कैसे निकालते हैं और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमा यदि मुझे कैलकुलेट करना है, तो जो फंक्शन, जिस फंक्शन से ये ग्राफ ओबे कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करूंगा और उस पॉइंट को मैं ढूंढूंगा जहां पे वो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता है। मैक्सिमा निकालने का यही नियम है, आप जानते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy/dx इज इक्वल टू 0। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ वी बक्से में घिरा हुआ है जो दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए इसका हमें क्या करते हैं जी? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? वह चाल जिसके संगत वेग की प्रायिकता फलन अधिकतम मान प्राप्त करता है, सर्वाधिक प्रासंभाव्य चाल कहलाता है। और मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डी अपॉन डी वी, पीवी या एफ वी, इसके जगह आप एफ वी भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पीवी या एफ वी का मान क्या होना चाहिए? फॉर मैक्सिमा, और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए होना चाहिए कंडीशन, और मिनिमा के लिए हमारा, हम लोग जानते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू 0 होता है y के फंक्शन के अकॉर्डिंग, बस वही है। तो हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ वी जो दिया हुआ था, उसको यहाँ पे रख के हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर रहे हैं 0। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बड़े ध्यान से करिएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स से आपको पेशेंस की जरूरत है। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा जी। वी स्क्वायर दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है और ये वाला टर्म दूसरा फंक्शन है। पहले फंक्शन का हुआ, दूसरा वैसी था, बीच में प्लस, दूसरा फंक्शन का होगा, पहला फंक्शन वैसी रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा और आपको ये टर्म मिलेगा। और पूरी तरीके से कांस्टेंट वगैरह समराइज करके आपको ये टर्म मिलेगा। एंड फाइनली इक्वेट कर दिए हैं 0 के, तो इस तरह से टर्म मिलेगा। और चूंकि इस कंडीशन में जो वेलोसिटी v है उसको हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, इसलिए आप सफिक्स लगा दीजिएगा v की जगह VMP, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जब निकालेंगे यहाँ से, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है कि VMP इज इक्वल टू 2kT/m, इसी को सेट आउट करने के बाद। तो ये वैल्यू है, ये जो याद करके चलना है अपन को, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 2kT/m। के को केबी भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, 2kT/m। तो यहां से क्या दिखता है जी कि v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है टेम्परेचर T के प्रोपोर्शनल है। मतलब ताप जितना ज्यादा रहेगा, गैसों के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ने का जो क्षमता है वो भी ज्यादा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जितना वजन वाला मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका स्पीड उतना कम रहेगा, जितना हल्का मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा रहेगा। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये अल्टीमम स्पीड है जिसको गैस के मॉलिक्यूल्स अपने आप में प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर सर्वाधिक प्रासंभव्य चाल। ठीक, तो यहाँ तक आपको करना है। और एक एक्सपेरिमेंट ग्राफ भी इसमें इंक्लूड किए हैं हम लोग। ओके, हाँ है जी यहाँ पर। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मतलब इस तरफ जो ले रहे हैं वो है आपका फंक्शन, स्पीड का फंक्शन, कि फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ इन
10 मीटर पर सेकंड ऑफ द इंडिकेटेड स्पीड। कितना स्पीड के हिसाब से? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से पाया जाएगा। और ये वाला आपका मॉलिक्यूलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ऑक्सीजन का ग्राफ कैसे बनता है? ये वाला पहला वाला ग्राफ ऑक्सीजन का है। एक अल्टीमम स्पीड तक जाता है और फिर तुरंत वो डिक्रीज होने लगता है। मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 2 का ही वो स्पीड प्राप्त कर सकता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इससे ज्यादा स्पीड प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा उसका कहना है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली उसी सेम कंडीशन पे नाइट्रोजन का क्या बिहेवियर है, उसी सेम कंडीशन पे आपके वाटर वेपर जो H2O है उसका क्या बिहेवियर है, उसी सेम कंडीशन पे हीलियम का एंड सिमिलरली हाइड्रोजन का क्या बिहेवियर है वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का जो टेल है वो सबसे लंबा है, मतलब ये अधिक तेजी से चल सकता है। अधिक तेजी से चल सकता है मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर कंटेन कर सकता है। तो हीलियम और हाइड्रोजन इनके ग्राफ फ्लैट हैं, मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर अपने आप में कंटेन करके रख सकते हैं। और सूर्य के बनने का कारण क्या है जी? हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से मिलके बने, जितने हैवी ड्यूटेरियम तारे जो होते हैं, सूर्य किससे मिलके बना था? हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो ये इस चीज को जस्टिफाई करता है कि ये हाई टेम्परेचर कंटेन करते हैं और उस लेवल पे पाए जाते हैं। तो ये ग्राफ आप ऐसा बना भी सकते हैं एग्जाम में ये वाला, या नहीं भी बना सकते हैं, केवल और केवल आप लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए है। ठीक, तो यहाँ तक जो हमने आज कैलकुलेट किया है ये हमारा है मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का मेन इक्वेशन। ठीक, किताबों पे आप उलझ के रह जाएंगे, आप बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा और एक दो बार जब बना लेंगे तभी आप रिजल्ट्स पे निकल के आएंगे। जितनी चीजें बक्से में घिरी हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आगे के टॉपिक अब इन्हीं से बनने हैं। अगर ये आपसे नहीं याद है आपको, या आपका कंसेप्ट इस पे लूज है, तो आप आगे के टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में आपको कठिनाई आएगी। ठीक, पूरा ये यूनिट का अंत तक आपको इसके फाउंडेशन पे चलना है। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। ये वीडियो अपने टॉपिक के आधार पे ठीक-ठाक लंबा हो गया है, तो हेवी टॉपिक टाइम की डिमांड करती है, ये आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने एक वेलोसिटी स्पेस डिफाइन किया, डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया, आइसोट्रॉपी का कंडीशन लगाया, इक्वेशन नंबर 1 मिला। चूंकि आइसोट्रॉपी की वजह से हमारा मूव करने का जो कंडीशन है पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर है, इसलिए एक न्यू फंक्शन डिफाइन किए जो कि इस तरह से डिफाइन होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके हमें एक इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, जहां पर हम सबसे पहला v ऑफ x निकालने के लिए इसका log लेने के बाद v ऑफ x में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर जो इक्वेशन नंबर 4 हमें मिलता है वो जो साई का फंक्शन है वो vx स्क्वायर पर डिपेंड करता है या v स्क्वायर पर डिपेंड करता है। 2vx तो vx भी डिपेंड करता है। तो चूंकि ये आइसोट्रॉपी के कंडीशन से इस फंक्शन को हम लोग लेके आए थे, इसलिए भाई ये कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा इसलिए एक नए कांस्टेंट अल्फा के फॉर्म में नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है? वो जो प्रमाणिक समाकलन आप यूज किए हैं जितना भी, उन सब में माइनस आता है, इसलिए वहां पे माइनस लिया गया है। तो फिर ये इक्वेशन, ये वाला टर्म, हाँ यहाँ पे अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा। उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके इक्वेशन नंबर 4 को रिवर्स मोड में डालेंगे तो आपको इस तरह से एक फंक्शन मिलेगा, ये वाला। इसी तरीके से हम एफ ऑफ वी वाई के लिए, एफ ऑफ वी जेड के लिए भी निकाल लेंगे और हमारे मेन इक्वेशन नंबर 1 को एक कंप्लीट डेंसिटी फंक्शन इस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 6 जो आया है उसमें दो ठो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ए है जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट अल्फा है जो कि आइसोट्रॉपी से निकल के आया था और आइसोट्रॉपी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट ए का वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन से निकालेंगे और कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टर्म से निकालेंगे। ठीक, तो इक्विपार्टीशन एनर्जी का थ्योरम है, आगे उसको भी पढ़ेंगे आप लोग इस सिलेबस में। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन के लिए हम एक प्रमाणिक समाकलन का यूज किए हैं, और नॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब होता है फंक्शन को इस तरह से अरेंज करके 1 के इक्वेट करना। तो आपको इस फर्स्ट कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली जब आप इक्विपार्टीशन का कंडीशन लगाएंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। इस पर्टिकुलर थिंग को याद करके चलेंगे कि vx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अल्फा, और उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ये एक डीप मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है स्टैंडर्ड इंटीग्रल वैल्यूज के साथ। तो ये आता है, वो ध्यान रख के चलेंगे। और जब आपको ए और अल्फा मिल जाता है तो उसको ले जाके उस मेन इक्वेशन में रख देंगे तो ये मिलेगा। तो ये बिहेवियर मिला। अब चूंकि हमें स्पीड प्राप्त करना था इसलिए हम लोग एक स्फेयर
स्पेस को इमेजिन करते हैं और स्फीयर स्पेस को इमेजिन करते हैं। जैसे टॉर्च का लाइट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना है अगर तो कोई शेप लेना पड़ेगा, फैलना है तो फिर कोई शेप नहीं लेना है। चूँकि स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक स्फीयर लेंगे और चूँकि यूनिवर्स में, स्पेस में सारी चीज़ें इसी तरीके से गोलाकार आकृति में आगे की ओर बढ़ती हैं, बीम की तौर पे, जैसे लाइट। उसी तरीके से गैसेस भी फैलेंगी, पार्टिकल से बना है तो हम उसके सरफेस क्षेत्रफल को, सेल के क्षेत्रफल को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब आपको जो मिलता है वो वेग का फंक्शन होता है। इससे पहले जो मिलता है वो केवल नेचर होता है। इस वेग के फंक्शन का यदि आप अंडरस्टैंड करके एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ की बिहेवियर है। और कोई गैस का पार्टिकल कितना अधिक से अधिक मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए हमें इसी हमारे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमारे मैक्सिमा और मिनिमा के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। और वो जब हम लोग करते हैं तो हमें एक अल्टीमेट वेलोसिटी प्राप्त होती है जिसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, जिसका मान 2 kT अपॉन एम स्क्वायर रूट के भीतर होता है, जो कि रिजल्ट देता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मास पे डिपेंड करता है इनवर्सली। और इसके आधार पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट गैसेस के ये रिजल्ट्स हम लोग देखे। तो भाई ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल के चाल वितरण नियम को लिखिए एवं व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। या मैक्सवेल के चाल वितरण नियम से सर्वाधिक प्रासंभव्य चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अगर सिर्फ मैक्सवेल के चाल वितरण नियम को डिडक्ट कीजिए या मैक्सवेल स्टेट एंड डिडक्ट दी मैक्सवेल वेलोसिटी और स्पीड फंक्शन, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो आज की क्लास में हम लोगों ने किया, इतना वहाँ पे लिख बना के आना है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। हैवी है थोड़ा, बट किताब में आप देखेंगे आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उसमें बहुत सारा हिडन थिंग है। उसको एक हद तक जितना हो सके हमने ईज़ी करने का कोशिश यहाँ पे मैंने किया है। आई होप आप कुछ याद करने वाले पॉइंट हैं उसको की पॉइंट बना-बना के यहाँ पे रखेंगे, 2-3 बार बनाएँगे तो ये आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये विज़ुअलाइज़ेशन और हाइपोथेसिस पे बेस्ड स्टैटिस्टिकल लॉ है, ठीक? तो भाई अब हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे आगे चल के, जिसके लिए जो-जो मेन इक्वेशन हम लोगों ने बॉक्स में घेरे हुए थे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक अच्छा हेवी सा टॉपिक है और डिमांड करता है आपसे टाइम की, इसलिए इस वीडियो का लेंथ भी बड़ा है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा का ना रहे, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था। टॉपिक को बीच में छोड़ने से बहुत सारे स्टूडेंट से वो मिस भी हो सकता था। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल वाले टॉपिक को भी देखेंगे। अब चीज़ें थोड़ी छोटी-छोटी रहेंगी। इसको लेकिन आप ज़रूर बनाएँ, ग्रैब करें, तब जाके आगे की चीज़ें ईज़ी रहने वाली हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट? तो जो भी डाउट रहेगा उसे आप लोग शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।